सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 138। पहला प्रश्न। एक सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 1. बिलकारी प्राणी और दीमक। 2. अग्नि। 3. चरने वाले तृणभक्षी प्राणी हर्बिवोर्स। 4. मौसमी वर्षा। 5. मृदा के गुण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 2। बी. 4 और 5। सी. 2, 3 और 4। डी. 1, 3 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है सी। सवाना क्षेत्रों में वनस्पति का विकास अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी हर्बिवोर्स और मौसमी वर्षा के प्रभाव से नियंत्रित होता है। अग्नि वनस्पति को नष्ट कर देती है, जिससे घास का विस्तार होता है। हर्बिवोर्स घासों का अधिक सेवन करते हैं, जिससे वृक्षों की वृद्धि सीमित रहती है। मौसमी वर्षा इन क्षेत्रों में वनस्पति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घासों और छोटे वृक्षों की वृद्धि को प्रभावित करती है। मृदा और दीमक का प्रभाव कम होता है। अगला प्रश्न। 2. पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। 2. ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। पृथ्वी पर जल का अधिकांश हिस्सा ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में पाया जाता है, जो कुल जल का लगभग 68.7% है। इसके मुकाबले नदियों और झीलों में जल की मात्रा बहुत कम होती है, जो कुल जल का लगभग 0.3% ही है। भूजल की मात्रा नदियों और झीलों से अधिक होती है, लेकिन ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल से कहीं अधिक है, इसलिए केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न। 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। 2. इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। 3. भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहीत की जाती है। 4. भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। 5. मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. 1, 2, 4 और 5। बी. 3, 4 और 5। सी. 1, 3 और 4। डी. 1, 2, 3 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है बी। 1. मोरिंगा सहजन फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। 2. इमली दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। 3. भारत में इमली का संग्रह लघु वनोत्पाद के रूप में किया जाता है, जो आमतौर पर स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है। 4. भारत इमली और मोरिंगा के बीजों का निर्यात करता है। 5. मोरिंगा और इमली के बीज जैव ईंधन के उत्पादन में उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें जैविक तेल पाया जाता है। अगला प्रश्न। 4. भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? ए. भूरी वन मृदा। बी. विदरी फिशर ज्वालामुखीय चट्टान। सी. ग्रेनाइट और शिस्ट। डी. शेल और चुनापत्थर। इस प्रश्न का उत्तर है बी। काली कपास मृदा, जिसे रेजोला भी कहा जाता है, ज्वालामुखीय चट्टानों के अपक्षय से उत्पन्न होती है। यह मृदा विशेष रूप से विदरी ज्वालामुखीय चट्टानों के अपक्षय से बनती है, जो मिट्टी में उच्च मात्रा में खनिजों को प्रदान करती है। यह मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होती है, विशेष रूप से कपास की खेती के लिए। इसके अंदर पोषक तत्वों की उच्चता होती है, जो इसकी उर्वरता को बढ़ाती है। अगला प्रश्न। 5. पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट
वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। 2. जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है सी। पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी अन्य रोगजनक के जेनेटिक मटेरियल को एक सुरक्षित वेक्टर में सम्मिलित किया जाता है, जिससे शरीर में उस रोगजनक के खिलाफ प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सके। इसके अलावा जीवाणुओं और विषाणुओं का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है, ताकि वे शरीर में आनुवंशिक सामग्री को पहुंचा सकें और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकें। अगला प्रश्न 6. आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंडों के अंत पात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकनिका प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकनिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता-पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। 2. किसी संतान में सूत्रकनिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अंडों के अंत पात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट सूत्रकनिका प्रतिस्थापन से माइटोकॉन्ड्रियल रोगों को माता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। इसमें स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य अंडाणु में स्थानांतरित किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल रोग केवल मातृपंक्ति से ही संतान में स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया केवल अंडाणु से प्राप्त होते हैं, न कि शुक्राणु से। अगला प्रश्न 7. बॉलगार्ड और बॉलगार्ड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? ए. फसली पादपों का क्लोनी प्रवर्धन। बी. आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। सी. पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन। डी. जैव उर्वरकों का उत्पादन। इस प्रश्न का उत्तर है बी। बॉलगार्ड और बॉलगार्ड प्रौद्योगिकियां आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीएम कपास पादपों से संबंधित हैं। इन प्रौद्योगिकियों का विकास सूती पत्तियों में कीटों, विशेष रूप से धागा कीट बॉलवर्म से रक्षा करने के लिए किया गया है। इन पादपों में बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी जीन का प्रयोग किया गया है, जो कीटों के लिए विषाक्त होता है और इस प्रकार कीट नियंत्रण को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न 8. किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं, वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? 1. ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल। 2. ज्वाला का तापमान। 3. ढक्कन का भार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। प्रेशर कुकर में खाद्य पकाने का तापमान इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। 1. ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, यह दबाव को नियंत्रित करता है। यदि छिद्र का क्षेत्रफल छोटा होगा तो दबाव अधिक बढ़ेगा, जिससे तापमान बढ़ेगा। 2. ज्वाला का तापमान, यह कुकर में आंतरिक दबाव बढ़ाता है, जिससे खाना पकाने का तापमान भी बढ़ता है। 3. ढक्कन का भार, ढक्कन का भार दबाव बनाए रखने में मदद करता है, जिससे तापमान उच्च रहता है। अगला प्रश्न 9. निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. जीवाणु। 2. कवक। 3. विषाणु। उपर्युक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए।
जीवाणु और कवक को कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में आसानी से संवर्धित किया जा सकता है, क्योंकि ये वातावरण में मौजूद पोषक तत्वों को आत्मसात कर अपनी वृद्धि कर सकते हैं। जबकि विषाणु को संवर्धित करने के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही गुणा कर सकते हैं। इसलिए विषाणु को कृत्रिम माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एडिनोवायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं। 2 कभी-कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स एआईडीएस रेट्रोवायरस के कारण होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। पहला कथन गलत है, क्योंकि एडिनोवायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन होते हैं, जबकि रेट्रोवायरसों में एकल तंतु आरएनए संजीन होता है। दूसरा कथन सही है, क्योंकि एडिनोवायरस कभी-कभी सामान्य जुकाम का कारण बन सकते हैं, जबकि रेट्रोवायरस जैसे कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एड्स एआईडीएस का कारण बनते हैं।